क्लासिकल मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स लेक्चर 7 projectile motion under gravity or you can say that projectile motion on an horizontal plane or ground okay so शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लासिकल मैकेनिक्स का जो छठा लेक्चर था, उसमें देखा था कि पार्टिकल अंडर ग्रेविटी के फ्री फॉल के ऊपर अगर अपवर्ड मोशन थ्रो किया है या डाउनवर्ड मोशन है, ठीक है, तो उसके अंदर पार्टिकल के मोशन की स्टडी की थी। क्लासिकल मैकेनिक्स में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की तो डील करते हैं अपन, क्वांटम में माइक्रोस्कोपिक आ जाता है, ठीक। तो जो क्लासिकल के अंदर क्या है, आज का जो लेक्चर है वो अपना है प्रोजेक्टाइल मोशन। आज का लेक्चर 7 प्रोजेक्टाइल मोशन वैसे तो दो पार्टिकल के दो टाइप का होता है। कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन और प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो आज के लेक्चर पर जो 7वां लेक्चर है इसका पार्ट 1 कंसीडर कर लीजिए। पार्ट 1 दैट इज पार्ट 1 में है अपना प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन और ग्राउंड, ठीक है। आज के आर्टिकल का नेम ये है। और जो पार्ट बी होगा उसके अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जैसे पिछला लेक्चर था सिमिलर वे के अंदर हम इसके अंदर यूज करेंगे, क्योंकि पार्टिकल जब प्रोजेक्ट करते हैं अपन, प्रोजेक्ट करने का मतलब है किसी पार्टिकल को ऐसे फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं ना, जैसे अपन पत्थर को फेंकते हैं, ऐसे कोई पत्थर फेंकते हैं तो जब वो क्या करता है कि कुछ मैक्सिमम हाइट अचीव करता है और फिर नीचे गिर जाता है, ठीक है। और जो हमने अपवर्ड उसके अंदर क्या था, उसके अंदर पार्टिकल को ड्रॉप किया था या फिर नीचे से ऊपर फेंका था, सब इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करके, ठीक। तो इस पहले तो वो था वर्टिकल डायरेक्ट, और इसके अंदर क्या है वो किसी एंगल के ऊपर होगा, जैसे हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया तो उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, ठीक। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए टाइप ऑफ मोशन which you can say that projectile motion is a type of motion with which a particle is thrown at some angle theta with the horizontal providing with initial some speed, ठीक है। तो हम उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करके कुछ एंगल थीटा के ऊपर जब थ्रो करते हैं तब वो उस पार्टिकल के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब कि हॉरिजॉन्टल के साथ वो किसी एंगल थीटा बना रहा है, ठीक, समझ में आ गया। इंक्लाइंड प्लेन कैसे होता है, जैसे ऐसे है, इंक्लाइंड प्लेन है ये, यहाँ तो यहाँ खड़ के हमने फेंक दिया या फिर यहाँ नीचे खड़ के ऊपर की तरफ फेंक दिया तो वो इंक्लाइंड के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक प्रकार का 2D मोशन होता है। कौन सा? एक प्रकार का ये 2D मोशन है। और 2D मोशन को हम स्टडी किस तरह से करेंगे, 2 टाइप्स ऑफ 1D मोशन। 2 प्रकार के 1D मोशंस को हम इसको लेके सेपरेटली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहला जैसे एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, 2 1D मोशन हो गए ना। तो 2D मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसके अंदर हमें जरूरत किस किस चीज की पड़ती है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जो इसमें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को कंसीडर करते हैं, ठीक है, और उसका ओरिजिन को हम ऑब्जर्वर का प्लेस मानते हैं, जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीजों का। जैसे जहां से ओरिजिन पे खड़के हम देख रहे हैं कि उसकी रेंज कितनी है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, उसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक। तो पहली चीज मेन जो बात है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, वो किस चीज की आती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। हमें जरूरत पड़ेगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। दूसरी हमें जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट की। तीसरी हमें जरूरत पड़ेगी उसकी सम इनिशियल स्पीड की। इनिशियल स्पीड जैसे हम यू बोलते हैं, या फिर इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर, ठीक है। चौथी हमें जरूरत पड़ेगी एंगल की, कि वो किस एंगल के ऊपर हमने थ्रो किया है, हॉरिजॉन्टल के साथ किस एंगल के ऊपर थ्रो किया है, वो हमारा एंगल, ठीक है। इन सब चीजों की मेनली हमें जरूरत पड़ेगी इस प्रोजेक्टाइल मोशन की पूरी स्टडी करने के लिए। पांचवी हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, ग्रेविटी की, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ही प्रोजेक्टाइल मोशन पॉसिबल होता है। वरना अगर हमने एक बार फेंक दिया तो अगर ग्रेविटी ना लग रही होगी तो वो
चला ही जाएगा, वापिस ना आएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो ग्रेविटी की वजह से मैक्सिमम हाइट अचीव करके नीचे आ जाता है, ठीक। तो 2D मोशन है एक प्रकार का प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बात आती है कि हमें उसको स्टडी करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। पांचवी छठी कौन सी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर देते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस डायरेक्शन, ठीक है। तो जब ये एक्स और वाई दो प्रकार के हमने एक्सिस मान ली, समझ में आया। अब हमें क्या करते हैं कि डाउनवर्ड को हम माइनस वाई लिखते हैं और लेफ्टवर्ड को माइनस एक्स लिखते हैं। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। यानी कि अगर एक्सेलरेशन हमारी इस केस के अंदर जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसके अंदर हम कैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरह से हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है। जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अपने ड्रॉ हो गए तब हम क्या करते हैं, पार्टिकल को थ्रो कर देते हैं। मान लीजिए पार्टिकल को इस पॉइंट से थ्रो किया तो वो कुछ मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, उसके बाद आगे गिर जाएगा नीचे। तो उसको हमने कुछ प्रोवाइड की थी इनिशियल स्पीड u, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी हमने मान लीजिए u इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, या उसका मैग्नीट्यूड होगा उस पॉइंट के ऊपर तो वो स्पीड ही देगा इनिशियल स्पीड। तो उसका वेक्टर हमने u वेक्टर इस डायरेक्शन में मान लिया और एट सम एंगल थीटा, किसी थीटा एंगल के ऊपर हमने प्रोजेक्ट कर दिया उसे x। तो अब इस पॉइंट से लेकर जहां पर वो गिरेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितनी कवर करेगा, जहां पे अगर फाइनली वो स्टॉप होगा, उसे हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। एक तो टावर वाली रेंज होती है जो नेटवर्क में रेंज होती है, हाँ मोबाइल में रेंज नहीं है भाई, वो वाला नेटवर्क वाली रेंज नहीं है। ये रेंज है पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल जब हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसे हम रेंज बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। दूसरा, जब ये इस पॉइंट से यहाँ पे अपना ऑब्जर्वर है ना, यहीं से ऑब्जर्व करेगा तो रेंज यहीं से मेजर होगी। सेकंड बात, जब इस पॉइंट से उसे थ्रो कर दिया तो मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 सेकंड से लेकर वो यहाँ पे आके गिरा, ठीक। जब यहाँ पे आके गिरा तब उसने कितना टोटल टाइम कवर किया, उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, टी, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। और यार स्पेलिंग भी ना आती फ्लाइट की, क्या करोगे फ्लाइट, ठीक। आर क्या है अपनी रेंज, कौन सी रेंज, हॉरिजॉन्टल बेटा, वर्टिकल तो कोई रेंज नहीं है। वर्टिकल रेंज आप इसे समझ सकते हो, वर्टिकल रेंज मतलब वर्टिकल जो आप इसे एच क्या है, मैक्सिमम हाइट। कौन सी मैक्सिमम हाइट, यहां पे अगर रुका फिर नीचे आएगा, ये वाली, इसे हम मैक्सिमम हाइट एच बोलते हैं, ठीक है। अब देखने वाली बात है, मेन इंपॉर्टेंट बात एक्सेलरेशन की। हमें एक्सेलरेशन को क्या मानना है इस केस में। इस केस में मैं मिटा दूं, कोई जरूरत तो नहीं है, कोई बात नहीं, आगे समझते रहोगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मिटा देनी चाहिए, नहीं तो वो क्या कर जाती है, घर कर जाती है दिमाग में। जैसे तुम्हारे दिमाग में अपनी उसकी बीती बातें याद है, वो तो बेटा सबका छोड़ो। अब अपना प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है ना, ये ऐसे ही से मिटा नहीं है, चल कोई बात नहीं, देखते हैं। था यहाँ के गिरा, इसे मिटा दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई चिंता। यू थीटा एच आर और टी यहाँ पे लिख देता है, ठीक। एच आर टी मेन ये चीजें हमें फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। मेनली जो प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा आर्टिकल है जो अपन जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे सीडीएस का हो गया, जैसे कोई भी और हो गया, जैसे कौन सा, अब एसएससी का एग्जाम ले लीजिए, तो एसएससी वगैरह के अंदर जब मैथ वगैरह पूछा जाता है उसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आ जाता है, फिजिक्स में पार्टिकल में ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको मिलता है। हालांकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन आईआईटी जैम, जेस्ट, टिफर, गेट और कोई भी एमएससी एंट्रेंस होगा, उन सब के अंदर उनके सिलेबस के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन का आता ही आता है क्वेश्चन। जेई मेंस है, नीट है, चाहे जेई एडवांस है, उनके अंदर भी प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आपको मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्रोजेक्टाइल मोशन, एक फिजिक्स का, कॉमन क्लासिकल मैकेनिक्स का, काइनेमेटिक्स का हिस्सा है, ठीक। तो ये अपना क्या हुआ, एक्स एक्सिस, ये अपनी क्या हुई वाई एक्सिस, इसे माइनस वाई मान लिया, इसे माइनस एक्स मान लिया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ऊपर किसे बोलते हैं, ऊपर प्लस वाई, नीचे किसे बोलते हैं माइनस वाई। राइट को प्लस एक्स, लेफ्ट को माइनस एक्स, ठीक है। तो अब अपना मेन क्या चीजें हैं, नीचे एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे कहां लग रही है बेटा, नीचे, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे नीचे। कौन सी लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी जी जी। अब अगर
ये तो सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे एक बात और, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम आइडियल केस कंसीडर कर रहे हैं, नो एयर रेजिस्टेंस। कौन सा? नो एयर रेजिस्टेंस। ये कुछ कॉमन बातें होती हैं जो बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं। कई बार ऐसे वैसे तो ना पूछा जाता, रट्टे मार चीज है लेकिन अगर समझना है तो इसके अंदर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते। अगर एयर रेजिस्टेंस कंसीडर किया तो उस केस में पार्टिकल के ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रही है वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नहीं होगी, उसके अंदर कुछ और एक्सेलरेशन भी इंक्लूड होगी, वो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि एयर की रेजिस्टेंस ना मात्र है। चलो चलते हैं आगे। नीचे 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 नहीं, चाहे वो ऊपर जा रहा है चाहे वो नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लगेगी। कौन सी एक्सेलरेशन होगी उसे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए वाई दैट इज माइनस जी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू मतलब वाई कंपोनेंट है ना डाउनवर्ड, ए एक्स क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में इधर वाली साइड तो कोई एक्सेलरेशन ना लगती है, हमेशा नीचे लगती है। कौन सी लग रही है? ठीक है, ए एक्स हमेशा 0। इन दो चीजों को याद रखिए। अगर ये दोनों चीजें, काटा नहीं मारना, ठीक करना है। अगर ये दोनों चीजें याद हो गई तो उसके बाद आपका सबसे ज्यादा सारा काम सोल्व हो गया। क्या साहब? जैसे पिछले आर्टिकल के अंदर हमने स्टडी किया था, कौन सा किया था? मोशन ऑफ पार्टिकल, अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन। उसके अंदर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की थी। कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन थी? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस कौन सी थी? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इनको हम सेपरेटली x और y डायरेक्शन के अंदर इस केस में अप्लाई करेंगे और हमारे जो रिजल्ट है HRT इनकी कैलकुलेशंस कर देंगे। हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अभी नहीं, अभी तो बहुत बड़ा लेक्चर देखते हैं हम। अब इन इक्वेशंस का यूज करना है ना, तो एक बार x में अप्लाई कर दो, एक बार y में अप्लाई कर दो, अपना काम पूरा। अब x और y में अप्लाई करोगे तो क्या होगा? देखिए, अगर ये वाली r डिस्टेंस है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 0, तो ये r 0। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये वाली डिस्टेंस कौन सी है? h। सॉरी, यहाँ पे ये वाली जो, एक बात याद रख लीजिए, जब मैक्सिमम हाइट होगी, व्हेन देयर इज h होगी, h कौन सी? दैट इज y कोऑर्डिनेट। ठीक है, y मैक्स बोलते हैं इसे, y मैक्स कोऑर्डिनेट है वो h होगा। तब उस केस के अंदर अपना t है वो t/2 होगा, इट इंप्लाइज t इज इक्वल टू t/2, और r है वो r/2 होगा। रेंज आधी होगी तब हाइट मैक्सिमम होगी। ठीक है, और जब टाइम आधा लगेगा मतलब उसको मैक्सिमम हाइट कवर कौन सा है वैसे समझ सकते हो, t/2, t/2 टोटल t। ठीक है, नीचे वाली r/2 और आगे चला गया उसके बाद वाली r/2 दैट इज टोटल r। समझ में आ गया? आ गया। आगे चलते हैं। r/2 ये हो गया। अब इनका यूज करना है हमें h निकालने के लिए, r निकालने के लिए, t निकालने के लिए। अब देखते हैं, और इसका यूज करना है और इसका यूज करना है। आर्टिकल पूरा सोल्व करना कुछ नहीं है, करना क्या है? आराम, बाकी क्या करेंगे? काम। तो s x डायरेक्शन में लगा दीजिए, अप्लाइंग। अब इक्वेशन ऑफ मोशन ही बोलते हैं उसे, इक्वेशन ऑफ मोशन तो f इज इक्वल टू ma होती है। कहां घूम रहे हो? इक्वेशन उन्हें एक प्रकार से इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, ये भी तो इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करने के लिए इक्वेशंस यूज कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बोल दीजिए अपना क्या जाता है। अप्लाइंग इन x डायरेक्शन, सीधा x डायरेक्शन में अगर हमने अप्लाई किया किनको? इन दिनों को क्या करना है? एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax s। ax है। अब मेन बात रहेगी u की, u ये थी ना u। अब यू एक्स कौन सा होगा? यू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा, एंड दिस वन इज इक्वल टू यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। समझ में आएगा? दो चीजें इंपॉर्टेंट बात, यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ये रट्टा मार लो। ठीक है, अब देखिए एक्सेल वाई डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन 0 है, अगर वाई सॉरी एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0। कहने का भावार्थ क्या है? एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि जहां पार्टिकल जिस मर्जी पॉइंट पे पहुंच जाए आपका, पार्टिकल जिस मर्जी पॉइंट पर पहुंच जाए आपका, उस पॉइंट पे एक्स जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का कभी चेंज नहीं होगा बेटा। क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। इस पॉइंट पे हमेशा u cos थीटा ही रहेगी,
इस पॉइंट पे हमेशा u cos थीटा ही रहेगी। x कंपोनेंट वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, y कंपोनेंट है वो चेंज होगा क्योंकि y डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। कितनी होगी वो निकालेंगे हम, कहां से, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकल जाएगी। देखिए अब इसमें x में लगाओगे vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, ठीक है। तो vx तो है क्या, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट एट कोऑर्डिनेट x। मान लीजिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने x y कंसीडर कर लिया, तो इस पॉइंट पे vx तो ये है और ये vy है, वेलोसिटी का कंपोनेंट, समझ में आया, ठीक है। और तो अब vx की वैल्यू क्या होगी, u cos थीटा, ठीक है, क्योंकि ux क्या है, u cos थीटा, और ax 0, तो vx हमेशा u cos थीटा रहेगा, यानी कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगा। सेकंड बात, अब क्या रह गया, उसकी क्या निकालनी, सॉरी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखो। x कोऑर्डिनेट यहां से लिख जाएगा ना, x इज इक्वल टू इससे लिख देते हैं x कोऑर्डिनेट, sx इज इक्वल टू ut प्लस हाफ uxt axt स्क्वायर, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट तो इस पॉइंट को हमने कंसीडर किया था, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस x है, इसे हम sx मान रहे हैं, तो इसे x लिख देते हैं, x इज इक्वल टू uxt दैट इज u cos थीटा t, ठीक है। और x 0, तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट की वैल्यू इतनी बच गई। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड बात, अब इसको मैं मिटा देता हूं और अच्छे से लिख देता हूं, जो हमने रिजल्ट अभी लिखे हैं उसे मिटाऊंगी ना मिटाऊं, चलो एक बार यही लिख देता हूं मैं, क्या क्या चीजें लिखी है हमने। हाँ, यहां पे लिखते हैं x इज इक्वल टू u cos थीटा t, vx इज इक्वल टू u cos थीटा, समझ में आ गया। या फिर इसे कह सकते हो dx बाई dt इज इक्वल टू vx होगा, दैट इज u cos थीटा ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, ये होगा। सेकंड बात, अब y कोऑर्डिनेट के अंदर अप्लाई कर देते हैं अपना इक्वेशन। y कोऑर्डिनेट में अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, y कोऑर्डिनेट में अप्लाई कर दीजिए जल्दी से। y कोऑर्डिनेट में, अगर y कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को y बोलेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू u y t, u y क्या है, u sin थीटा, दैट इज u sin थीटा t, और एक्सेलरेशन क्या थी, a y इज इक्वल टू माइनस जी थी ना, और a x क्या थी, 0 थी, तो a y की जगह यहां पे क्या आएगा, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, समझ में आ गया। सेकेंड इक्वेशन इसमें लिख दीजिए vy इज इक्वल टू u sin थीटा, और यहाँ पे माइनस का gt, यही होगा। इस इक्वेशन में अगर हमने vy uy और ay पुट कर दिया तो ये बनेगा ना, vy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों के अंदर हमने उनकी कोऑर्डिनेट की वैल्यू और उनके वेलोसिटी कंपोनेंट की वैल्यू लिख दी। सेकेंड इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन लिखो vy के अंदर, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy होगा u sin थीटा का स्क्वायर और माइनस का 2gy, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और u sin थीटा क्या था, uy था, तो इसे पढ़ा रहने दीजिए, या इसे ऐसे लिखते हो vy स्क्वायर इज इक्वल टू u sin थीटा, दैट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस का 2gy, एक इक्वेशन ये होगी। तो 1 2 3 और 4 और 1 5, पहली दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी इक्वेशन को रट लीजिए। 5 इक्वेशन याद होगी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है प्रोजेक्टाइल मोशन को जो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। इन्हीं 5 इक्वेशन से ही कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन का, कोई भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वो इन्हीं 5 इक्वेशन से होकर गुजरेगा। अगर ये इक्वेशन आपको आती हैं तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट इतना ही था प्रोजेक्टाइल मोशन का। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिख दी, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिख दी एट एनी टाइम टी। ये टी क्या है, कोई पर्टिकुलर टाइम टी। मान लीजिए कोई टाइम 3 सेकंड के ऊपर वो इस पॉइंट पे पहुंचा, तो उस पॉइंट पे उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स और वाई, वो लिख दिया हमने। दूसरी बात, हमें क्या पता होना चाहिए, गिवन क्या होगा, इनिशियल स्पीड और थीटा और वो टाइम, तभी आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। अगर इनिशियल स्पीड नहीं पता, ना थीटा पता, ना टाइम पता, तो वाई कैसे लिख दोगे भैया, रहेगा सारी चीजें वेरिएबल ही, ठीक है। तो क्या बात हुई, बात ये हुई कि टाइम टी के ऊपर हमने उसका एट एनी टाइम टी वेलोसिटी के कंपोनेंट लिख दिए एक्स
और वाई। एक्स कंपोनेंट टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा यू cos थीटा टी। सेकंड बात, वाई कंपोनेंट है वो टाइम पे डिपेंड करेगा, वो टाइम के साथ चेंज होगा, जिसकी वैल्यू ये होगी यू sin थीटा माइनस जी टी। तीसरी बात, एक्स कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू यू cos थीटा टी। चौथी बात, वाई कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू यू sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और पांचवी बात, वी वाई स्क्वायर, ये वाली होगी 5 बातें। 5 बात रट लो, प्रोजेक्टाइल मोशन आपका डन है। ठीक है, 5 बातें प्रोजेक्टाइल पूरा, ठीक है, होगी। आगे है क्या है, आगे है अपना, हमने कैलकुलेशन किसकी करनी थी, एच मैक्सिमम हाइट की और आर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की, हॉरिजॉन्टल रेंज, और टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। और एक और कर देते हैं आप, इक्वेशन ऑफ पाथ, मतलब कि जो पाथ वो फॉलो करेगा पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, कौन सा पाथ फॉलो करता है, ऐसे फेंकते हैं तो वो ऐसे आगे गिरता है, तो उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो पाथ कौन सा होता है, ऐसे वाला, पैराबोला, इन्वर्टेड पैराबोला जिसे बोलते हैं आप, ऐसे बनता है ना पैराबोला। एक पैराबोला ऐसे बनता है, एक पैराबोला ऐसे बनता है, एक पैराबोला ऐसे बनता है, एक पैराबोला ऐसे बनता है। 4 तरह के पैराबोला आप स्टडी करते हैं। और एक बात और, इन्वर्टेड पैराबोला कौन सा होता है, इस वाले पैराबोला को उल्टा कर दो, इन्वर्टेड पैराबोला बन जाएगा बस। और ये वाला जो पाथ है, कौन सा वाला पाथ, ये वाला, इसे हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो ये इन्वर्टेड पैराबोला पाथ होता है उसका प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ पाथ, उस पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन ऑफ पाथ कहलाती है। तो ये 4 चीजें हम कैलकुलेट करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन आज हमारा आर्टिकल है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली प्रोजेक्टाइल मोशन दिखता किस तरह का था, अभी हमने देखा था कि कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। और क्यों गिर रहा है यार, यहां से सम इनिशियल एंगल, मेकिंग सम इनिशियल एंगल थीटा, इनिशियल वेलोसिटी u, और इस पॉइंट को हमने बोला h, ये वाली, और ये डिस्टेंस हुई r, इसे बोला था r0, और इसे बोला था h और सॉरी r/2 एंड h, ये कोऑर्डिनेट ये होगा ना r/2 और h, ठीक है। अब मेन चीजें निकालने वाली हैं वो ये थी। अब उन इक्वेशंस का यूज करके हम ये सारी चीजें निकालेंगे। पहले मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगी, मैक्सिमम हाइट से पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कहां से निकलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल देते हैं अपन, या तो ये इक्वेशन लगाते हैं पहले y वाली। चलो इन इक्वेशंस में सब इनकी वैल्यू पुट करके निकाल देते हैं। मान लीजिए एट, यार ये लीक बहुत कर रहा है, मुझे लग रहा है ज्यादा हो इसके अंदर शायद। At t is equal to t, x is equal to r and y is equal to 0 होगा ये बात। जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो वो टोटल t टाइम हो जाएगा, और x की डिस्टेंस r हो जाएगी, और y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। जब y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट को 0 पुट करते हैं यहां से। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो उस केस में क्या होगा, 0 इज इक्वल टू u sin थीटा, और टाइम t की वैल्यू कैपिटल T माइनस का हाफ g और कैपिटल T का स्क्वायर। t कॉमन निकालते हैं, दूसरी साइड ले आते हैं, तो ये बचेगा अपना हाफ g t इज इक्वल टू u sin थीटा, ठीक है। तो ये t इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2u sin थीटा ओवर g, 2 इस साइड लेके g डिवाइड में आ गया। ये अपना क्या निकल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। क्या निकल गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। दूसरी बात, अब मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करते हैं या फिर r कैलकुलेट करते हैं, तब देखते हैं क्या निकलेगा। r तो यही हो जाएगा, x की जगह r पुट कर दीजिए, तो एट x इज इक्वल टू r, y इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। जब x r है तो y 0 है, और t क्या है, t इज इक्वल टू कैपिटल T, उसमें वैल्यू पुट कीजिए, x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू कैपिटल T, कैपिटल T की वैल्यू पुट कर दीजिए। कैपिटल T की वैल्यू क्या है, 2u sin थीटा ओवर g, दैट इज x इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा,
इनटू में u स्क्वायर ओवर g। इट इंप्लाइज यू कैन से दैट 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा लिखते हैं, दैट इज u स्क्वायर, आप इसे लिख सकते हो u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g, दैट इज r। हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कैलकुलेट होगी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जिसे आप बोल सकते हैं। इसे भी हम रेड बॉक्स के अंदर इनबॉक्स कर देते हैं, ठीक है। हुआ ये आर्टिकल। और क्या चीज रहेगी, हाइट रहेगी। हाइट के लिए अपन इसकी इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, y वाली में। y है ना h, y h है, तो हम इसको एक बार लिख देते हैं ऊपर। t हमने कैलकुलेट किया, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा ओवर g, और r हमने कैलकुलेट किया, x इज इक्वल टू, यहां पे r आएगा, x इज इक्वल टू r, ठीक है। तो r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट रहेगी, बस मैक्सिमम हाइट के ऊपर t/2 हो जाएगा, और x है, और x क्या हो जाएगा, r/2, ठीक है, और y h हो जाएगा, ठीक। तो एट y इज इक्वल टू h, x इज इक्वल टू r/2 एंड t इज इक्वल टू t/2 है। तो अगर आप ये वैल्यूज को इसी क्वेश्चन में पुट करते हैं, y वैल्यू में, y की जगह h पुट करते हैं, t की जगह t/2 पुट करते हैं, तब हमें h की वैल्यू क्या, y की वैल्यू जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो निकलेगी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ठीक है। वैल्यू पुट करके आप इतने कैलकुलेशन तो कर सकते हैं यार, छोटी सी बात है। h की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g। रट लीजिए इन तीनों चीजों को, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे u और थीटा की जगह वैल्यू पुट करके। कई बार क्या है, h और r का रेशियो पता पूछ लेंगे, टाइम और r का रेशियो पूछ लेंगे, u पूछ लेंगे, थीटा पूछ, यही इन वेरिएबल्स की जगह कुछ वैल्यू देके कुछ निकालना पूछ लेंगे, बस ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ पाथ रहेगी। इक्वेशन ऑफ पाथ चौथी कैसे निकलेगी, इक्वेशन ऑफ पाथ अब क्या करते हैं, यहाँ से t, इन दोनों मतलब इक्वेशन ऑफ पाथ में क्या बोलते हैं अपन, पैराबोलिक इक्वेशन। पैराबोलिक इक्वेशन कोऑर्डिनेट के अंदर इक्वेशन लिखते हैं, x और y कोऑर्डिनेट में। तो अगर x और y कोऑर्डिनेट को देखें तो यहाँ पे जो टाइम है वो दोनों में अंदर कॉमन है, तो टाइम को अगर एलिमिनेट कर देते हैं तो x और y के अंदर इक्वेशन आ जाएगी अपनी। तो वहां से टाइम की वैल्यू t इज इक्वल टू x बाई यू कोस थीटा पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, क्योंकि t इज इक्वल टू x बाई यू कोस थीटा है ना, hence it implies y is equal to u sin थीटा इंटू में x बाई यू कोस थीटा, और माइनस का हाफ g t स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर ओवर u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या बनेगा, ये बनेगा u से u कैंसल, ठीक है, x tan थीटा, y इज इक्वल टू x sin थीटा ओवर कोस थीटा इज tan थीटा, माइनस का हाफ g x स्क्वायर ओवर u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन देखिए, y लीनियर है और x क्वाड्रेटिक है, x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो इस टाइप की इक्वेशंस को पैराबोलिक इक्वेशन बोलते हैं, और नेगेटिव है तो इन्वर्टेड पैराबोला बोल देंगे। तो y एक प्रकार का जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होगा वो एक प्रकार का कौन सा होगा, पैराबोलिक, इन्वर्टेड पैराबोलिक पाथ होगा। इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक है। ये चारों बातें हमारी कैलकुलेट होगी, 1 2 3 और चौथी है, ठीक। अब कई बार कोऑर्डिनेट्स का थीटा और इनका रिलेशन देके कोऑर्डिनेट का रिलेशन पूछ लेते हैं, तो इन सभी इक्वेशंस को सोल्व करके आप, मेन क्या थी, मेन चीजें थी ये 5, इन 5 से ये सब सोल्व हुआ, इन्हीं 5 से ही आगे कुछ सोल्व करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन में टाइम बचाने के लिए हम इनके फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, इनके फॉर्मूले लर्न करेंगे, एक और इक्वेशन ऑफ पाथ याद करेंगे, तो आपके क्वेश्चन से वो डायरेक्ट सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया प्रोजेक्टाइल मोशन एट ऑन एन हॉरिजॉन्टल प्लेन और ग्राउंड। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन देखेंगे, और वो देखने के बाद डायरेक्ट दो तीन क्वेश्चन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस किस तरह के बन सकते हैं वो देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। रुको 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 रुको, अभी नहीं जाना बेटा, वो लाल वाला बटन है उसे दबा दो, उसके नीचे साथ में घंटी आएगी उसे दबा देना, काला कर दो, नीला कर दो, पीला कर दो, ठोक दो, मार दो, कैसे कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगे, कुछ सीखा हो जरूर तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही करना है, शेयर करे बिना तो जाना ही नहीं है। शेयर पे नीचे उंगली दबाओ, शेयर करो, फिर निकलो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।